हेलो, दिस इज मुकेश कुमार एंड यू आर वाचिंग डिजिटल साइंस पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी का हृदय की गहराई से मैं स्वागत करता हूं और आप सीख रहे हैं। चलिए सीखते हैं केमिस्ट्री। जी हाँ, आप केमिस्ट्री सीख रहे हैं स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बेसिक से केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, जिसे केमिस्ट्री का ना बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, केमिस्ट्री में वो छोटी छोटी सारी बातें जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, एक ऐसी वीडियो सीरीज की हेल्प से मैं आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। तो चलिए, एक और ये हमारा फोर्थ लेक्चर होगा, फोर्थ वीडियो लेक्चर होगा इस सीरीज का। अगर आप नए हैं और पहली बार मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं मुकेश कुमार आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। केमिस्ट्री 10th और 9th क्लास का साइंस और 11th 12th के लिए केमिस्ट्री एक्सपर्ट। आप यहां पर आकर अपनी केमिस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चाहे वो क्लास 12th हो, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे आप साइंस 10th स्टैंडर्ड का और 9th स्टैंडर्ड का आप यहां पर पढ़ सकते हैं। बोर्ड लेवल एज वेल एज नीट और जेई लेवल की केमिस्ट्री आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। छात्रों या साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अपने इस छोटे भाई को, जो मुझसे छोटे हैं, वो अपने बड़े भाई को सपोर्ट कीजिए और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए, या जो भी आपका कोई जानने वाला हो उस तक ये शेयर कर दीजिए जो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ना चाहता हो। तो ये जो हमारा चलिए सीखते हैं केमिस्ट्री नाम की सीरीज चल रहा है, ये उसका चौथा वीडियो लेक्चर है। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसकी वैलेंसी होती है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, उसे हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं। आज इस क्लास में हम लोग पिछले क्लास में जो टॉपिक सीखे थे उसको यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको समझाऊंगा जो कि आपकी केमिस्ट्री को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा और आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ये टॉपिक आता भी हो, अगर आता भी है तो आप फिर भी देखिए, अवश्य आपको और ज्यादा एडवांस नॉलेज मिलेगा। ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, वो है आयंस। आयंस क्या होते हैं, तो हम लोग आयंस की बात करेंगे आज। तो आयंस एक्चुअली क्या होता है, हम उसकी यहां पर कर रहे हैं बात। देखो, आयंस से पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स क्या होता है, हम यहां उसकी बात कर रहे हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है आप यहां पर सीखे। सुनो, वो देखो भाई, देखो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं ना। एटम्स का ग्रुप हो सकता है जो कि क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली इन द नेचर। ठीक है ना? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, कुछ एटम्स भी होते हैं, है ना, जैसे कि हीलियम हो गया, ये अकेला ही एग्जिस्ट करता है, तो ये एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि टू और मोर ग्रुप ऑफ, हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, ग्रुप्स ऑफ टू और more atoms which combine, which, so not combine, which exist independently in the नेचर। एक बात तो ये, दूसरी बात मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, यानी कि टुगेदर होते हैं, मतलब इकट्ठा होते हैं, तो वो एक बड़े सब्सटेंस का फॉर्मुलेशन करता है। उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? हाँ, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है? तो एक चीज यहां पर मैं आपको लिखवा देना चाहता हूं कि एटम्स ऑफ molecules combined chemically in a fixed ratio,
रेशियो। ठीक है, ये बात आपको मतलब कि ध्यान देना है और सीखना है कि जो एटम्स में देखो, अगर मॉलिक्यूल बना है तो उसके अंदर एटम्स होंगे, है ना। जैसे कि यहां पर मैंने यहां पर लिखा है, देखो क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, है ना। 2 और मोर एटम का ग्रुप होगा। अब अगर वो एटम का ग्रुप है तो एटम्स आपस में जुड़े होंगे, कंबाइंड फॉर्म में होंगे। तो कंबाइंड फॉर्म में होंगे कैसे, आप ये सीरीज पूरा देखते जाओ, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना, ये मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रखा है मैंने, है ना। तो यहां पर आगे चल के ना, ये जो मैं यहां पर एक वर्ड यूज किया है, केमिकली कंबाइंड, ये कंबाइंड कैसे होते हैं, मतलब ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं और बॉन्ड कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल यहां पर मैं आपको जो आज शुरू कर रहा हूं वो मॉलिक्यूल से कर रहा हूं स्टार्ट, है ना। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, वो एटम आपस में जुड़े होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स रेशियो। ठीक है, अब ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर मैंने कहा फिक्स रेशियो, तो फिक्स रेशियो का मतलब क्या हुआ ये आप समझिए। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज करो H2O है, ये है ना जल, वाटर, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। भाई सभी लोग बच्चे पानी पीते हो, तो वाटर का यहां पर मैंने फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि जनरली बच्चों से पूछ लेता है कोई भी कि बताओ केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या है, तो आप कहते हो H2O। ठीक है, तो H2O के अंदर क्या, देखो 2 तो H के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है ना। तो हम ये कह सकते हैं 2H एटम्स, 2H एटम्स एंड 2H एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम कंबाइन टूगेदर, केमिकली कंबाइंड टूगेदर। देखो केमिकली क्या ना, ये जो दोनों है, मतलब कि H और ऑक्सीजन है, ये आपस में कंबाइन हुआ है और कंबाइन करने के बाद में उसने क्या किया है, एक मॉलिक्यूल फॉर्म किया है। कंबाइन टूगेदर एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना। तब जाकर उसने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो बनाया। तो आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल जो होता है उसमें या तो 2 एटम होंगे या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इसमें जो 2 से मोर एटम है ये आपस में कंबाइंड है, तो है कैसे, ये आपस में बॉन्ड बना के कंबाइन होते हैं। आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड से जुड़े होते हैं केमिकली। अब ये बॉन्ड क्या है, क्यों फॉर्म होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, वो विषय अभी का नहीं है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है ना, तो आप वीडियो में बने रहो, पेशेंस रखो, ये नोट्स आप लिखते रहो। अब यहां पर मैंने आपसे कहा कि वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें फिक्स रेशियो की बात कहां से आ गई, देखो अब आप चाहे वाटर रिवर का ले आओ, आप चाहे वाटर किसी नाले का ले आओ, आप चाहे वाटर किसी फैक्ट्री से निकला हुआ पानी का ले लो, कहीं का भी पानी हो, समुद्र का पानी हो, रिवर का पानी हो, पॉन्ड का पानी हो, नाली का पानी हो, आपने देखा होगा लकड़ियां जलती है, लड़कियां नहीं जलती है, लकड़ियां जलती है तो उसके पीछे से पानी निकलता है। देखा होगा आपने कभी जलती हुई लड़कियों को नहीं, लकड़ियों को, तो उसके पीछे से पानी निकलता है। तो वो जो पानी वो भी H2 है। जितने भी तरह के आप वाटर को देखते हो अपने आसपास, उन सभी वाटर को उठा करके ले आओगे तो उसमें आपको एक ही चीज देखने को मिलेगा कि 2:1 की रेशियो। अब ये 2:1 का यहां पर मीनिंग क्या है कि 2 तो हाइड्रोजन और 1 इसमें क्या है, ऑक्सीजन। ये रेशियो है, कंपाउंड में रेशियो है। इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे आगे। मान लो मेरे पास एक दूसरा एग्जांपल है, मैं एग्जांपल में ही लिख रहा हूं, सेकंड एग्जांपल, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जांपल था वो पीछे था, ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। और सेकंड जो एग्जांपल मेरे पास हो गया वो ये हो गया ग्लूकोज का, C6H12O6 ग्लूकोज है। अब साथियों ये जो ग्लूकोज है आप सभी जानते हो, हर फल फ्रूट जो आप खाते हो सब में ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज किसी भी स्रोत का हो, जो आप घर में डब्बा लाते हो ग्लूकोन डी का, उसमें भी ग्लूकोज होता है। सेब खा रहे हो, अंगूर खा रहे हो, हाँ बनानास खा रहे हो, जो भी चीजें आप खाते हो आपको ग्लूकोज मिलता है।
उसमें से। और जब हम रोटी खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और उस कार्बोहाइड्रेट से निकला हुआ मॉलिक्यूल अल्टीमेटली जो हमें मिलता है वो ग्लूकोज ही मिलता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ में, जब आप सांस लेते हो तो अंदर ऑक्सीजन जाता है ना, उसके साथ में कंबाइन होकर के रिएक्शन करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वो जो ग्लूकोज है, किसी भी तरह का ग्लूकोज हो, किसी भी स्रोत से यानी किसी भी सोर्स से ग्लूकोज ऑब्टेन किया गया हो, उन सभी ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा कि उसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 उसमें क्या होंगे, हाँ ऑक्सीजन होंगे। तो ये जो मेरे पास है फॉर्मूला ग्लूकोज, इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये 6 है, ये 12 है और ये 6 है। अगर हम देखें तो इनका रेशियो देखने को मिलेगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 1 जा, तो 1:2:1 की रेशियो में होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, तो उसमें जो 3 टाइप के अलग अलग एटम्स हैं, उनका जो रेशियो है 1:2:1 है। यानी कि आप ग्लूकोज दुनिया में किसी भी जगह का ले आओ, किसी भी स्रोत से ले आओ, उनके अंदर ही मिलेगा आपको, देख लो फॉर्मूला। तो ये मैं बात करता हूं फिक्स रेशियो की। तो फिक्स रेशियो का मतलब होता है ये रेशियो, एटम किस रेशियो में है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग थर्ड एग्जांपल, देखो ध्यान से। मतलब मैं यहां क्या लिख रहा हूं, मॉलिक्यूल लिख रहा हूं। अब ये CO2 गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं इसको, है ना। ये क्या बताओ, ये हमारा है ग्लूकोज। आप चाहो तो इसको याद कर लो ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, ग्लूकोज, ठीक है। और ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया मेरे पास में। तो यहां पर क्या देखो, इसमें एक तो कार्बन है, मतलब इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, एक कार्बन है और दो इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो 1:2 के रेशियो में होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी आ रहा हो, हम लोग छोड़ते हैं वो CO2 गैस। जब कुछ चीज जलता है, कार्बन वाले कंपाउंड है ना, जैसे मान लो आपके घर में गैस जल रहा है, तो जब गैस जलता है तो उसमें से क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है। वहां का CO2 हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का CO2 हो, उसका हमेशा रेशियो 1:2 ही मिलेगा देखने को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं यहां पर एक लाइन लिखना चाहता हूं कि व्हेन मोलेक्यूल कंबाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर फिजिकली और केमिकली, फिजिकली एंड केमिकली, देखो भाई, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन जब वही मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होकर के, अभी कंबाइन कैसे होगा, फिजिकली और केमिकली दोनों तरह से हो सकता है। ये आप हायर क्लासेस में समझोगे कि जो दो मॉलिक्यूल होता है, जैसे मान लो एक H2O का मॉलिक्यूल हो गया, एक दूसरा H2O का मॉलिक्यूल हो गया, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, है ना, या वंडरवाल फोर्स हो गया। ये जो मैं नाम ले रहा हूं, वंडरवाल फोर्स, है ना, एक होता है कौन सा, लंदन फोर्स, एक हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो सारे टाइप के बॉन्ड है ना, ये आप इनके बारे में आगे चल के सीखोगे। इन्हीं फोर्स या इन्हीं बॉन्ड की हेल्प से क्या करता है, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के ना बड़ा एक सबस्टांस बनाता है जो हमें दिखाई देता है, उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड, ठीक है ना। मॉलिक्यूल आपको नहीं दिखता, वाटर का मॉलिक्यूल आपको दिखता ही नहीं है, एटम तो दिखता ही नहीं है। जब एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल फॉर्म करता है वो भी नहीं दिखता। लेकिन जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते रहते हैं केमिकली और फिजिकली, तब वो एक बड़ा सबस्टांस बना लेता है। सबस्टांस मतलब पदार्थ, मैटर बनाता है जो हमें दिखाई देता है, और उसे हम लोग फिर कहते हैं कंपाउंड, ठीक है ना। तो कंपाउंड हो गया, ठीक है, केमिकली और फिजिकली। व्हेन मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर फिजिकली एंड केमिकली, it form compound, which can be seen by naked eye। naked मतलब खुली आंखों से, ना, नेकेड आई से आप उसे फिर
देख सकते हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि आप नेकेड आई से किसे देख सकते हो। चले अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, कंपाउंड के बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, देखो भाई फटाफट से देखो, अब हम लोगों को सारी बातें सीखना है। कंपाउंड पढ़ लिया, मॉलिक्यूल पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आयंस। आयंस क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे हेडिंग आयंस। ठीक है भाई, आयंस। आयंस, ठीक है। आयंस क्या होता है? व्हेन, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं ना। देखो इसमें, व्हेन ग्रुप्स ऑफ टू और मोर एटम्स, gains or loses its electron, ग्रुप्स कह लो, ठीक है ना, या फिर कह लो, यहां पर आप लगा दो फिलहाल, क्या इसमें आप लगाओ टू नहीं, वन और मोर। इसमें आप क्या लिखोगे, वन, when a single atom or groups of है ना, तब आएगा मजा, और ग्रुप्स ऑफ टू और, है ना, टू और मोर एटम्स, एटम्स यानी कि हम उसे क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल्स गेन और लूज its electrons is formed an ions, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, आयंस आता है, यानी कि an ions have one and more electrical charges, देखो सुनो, चार्ज क्या है। अब एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, उसके ऊपर क्या होगा, एक भी चार्ज हो सकता है या फिर एक से ज्यादा चार्ज भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज है ना, इलेक्ट्रिकल चार्जेस लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा या उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहां मैंने एक बात किया है कि जितने भी आयंस होते हैं वो या तो सिंगल एटम का होगा या फिर मॉलिक्यूल ही आयंस बनते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब ये कि उसके अंदर दो या दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकली कंबाइन होंगे और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होगा या तो लूज हुआ होगा या फिर गेन हुआ होगा। तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि उसमें भी चार्ज डेवलप होता है। चार्ज मतलब होता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज जो है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है उसमें डेवलप होता है अपने आप से। तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं कि वो आयंस फॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है ना। आप अगले उसमें हेडिंग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयंस। क्या मैंने बताओ, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ आयंस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो भाई, फॉर्मेशन ऑफ आयंस कैसे होता है, तो आप सभी बच्चा पार्टी हेडिंग लिखेंगे, वो विजिबल ही नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो
जब मैं आपको लास्ट क्लास में समझा रहा था कि वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या फिर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने वैलेंसी को, मतलब कि सॉरी अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, है ना। मैंने आपको ऐसा कुछ समझाया था कि जो एटम्स होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि अपने आउटर मोस्ट सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं गेन करके या फिर लॉस करके, ठीक है। देखो वहीं पर मैं एक बेहतरीन सा एग्जांपल लूंगा। अब मान लो मेरे पास एक सोडियम है, ठीक है, यह है एक न्यूट्रल एटम। क्या है ये बताओ? न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसमें वो कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने क्या होंगे उसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब ये कि जो सोडियम एटम है अभी न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अभी क्या है ये? न्यूट्रल है। मतलब अगर मैं इसका करूं कॉन्फ़िगरेशन तो 281 हो जाएगा, 281। देखो 281। अब ये क्या है? ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बताओ? 11 है। जी हाँ, तो सोडियम एटम्स हैव टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बताओ? 11। अब 11 है, यहां मैंने लिखा है 11। इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। इसके आउटर मोस्ट सेल यानी कि के, एल और एम, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको यहां पर 8 करने हैं। तो लास्ट क्लास मैंने आपको समझाया था कि 8 करने के लिए इस सोडियम एटम को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करना ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है ना। आप किसी से यार 8 इलेक्ट्रॉन कैसे लोगे? कोई देगा ही नहीं आपको। और अगर कोई जगह देगा भी तो आप उसे कहां रखोगे? आपके पास जगह ही नहीं है। मींस कि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसे होल्ड करने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो होगा लूज करना चाहेगा सोडियम, जो कि इजी है लूज करना। किसी से 7 इलेक्ट्रॉन मांगना, उसके कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना, ये सोडियम के लिए इजी है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया था कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, 1 है, 2 या 3 है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा पसंद करता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 5 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बजाय इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी यानी कि गेन करना ज्यादा पसंद करता है। ये आपको इधर माइंड में फिट कर लेना है। और इसी के हिसाब से आप किसी एटम की जो वैलेंसी है उसे डिफाइन करते हो, और फिर इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके वो चार्ज खुद के ऊपर डेवलप करता है। अब चार्ज कैसे करता है डेवलप, वो आप देखिए इस पूरी कंप्लीट वीडियो में। देखो यहां पर क्या हुआ कि सोडियम साहब को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो जो सोडियम का क्या है, देखो अब यहां पर मैं बनाऊंगा एक मॉडल। आपको ध्यान रखना है, यहां मैं बनाऊंगा एक मॉडल। ये हो गया एटम, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एटम भाई साहब है ना यार, अरे यार ये क्या हो गया। अब देखो ध्यान से आप कि ये जो सोडियम एटम है यहां पर क्या होगा? इस पर होगा प्रोटॉन, P+N होगा। इसके आउटर मोस्ट सेल में यहां पर मतलब इनर सेल है भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना भाई। देखो यहां पर कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहर इसके अंदर होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में है, देखो ये वाला। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्या है, कंटिन्यू घूमते रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, एन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अब लूज करने के बाद में जो एटम बचा, अब सुना ध्यान से, ये हो गया न्यूक्लियस। यहां पर था 11 प्रोटॉन, है ना भाई। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में क्या है? यहां प्लस चार्ज है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहले से ही था, ठीक है ना। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में देखो यहां मतलब कि थोड़ा इनर सेल ही है, इसमें थे कितने बताओ? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब इसके चारों तरफ जो एटम होगा, सॉरी होगा क्या था, एटम नहीं इलेक्ट्रॉन, जो इस आउटर मोस्ट सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो बाहर निकल गया, है कि नहीं। अब बाहर निकल गया तो इस एटम के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे बताओ? हाँ इसमें बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। एक तो बाहर निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, देखो
अभी ये न्यूट्रल है। इसमें था क्या बताओ, इसमें 11 प्रोटॉन था, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन था, उसमें 11 ही कौन था, प्रोटॉन था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो सुन लो। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और वो 11 होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम के अंदर, उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं अगर वो एटम न्यूट्रल है। ये फिलहाल क्या था, न्यूट्रल था एटम। तो इसके अंदर क्या हुआ, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन से लॉस कर दिया, लूज कर दिया। अब लूज करने के बाद क्या हुआ बताओ, देखो इसके अंदर बचा कितना, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गए इसमें कितने बताओ, 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए बताओ, वो हो गए 11। अब बताओ 11 तो प्लस वाला है, 11 प्लस वाला है और 10 माइनस वाला है, कितना ज्यादा है, प्लस वाला। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। अगर आप -10 + 11 करेंगे तो +1 मिलेगा आपको। जी हां, यही वो चीज है जो आपको समझना है कि सोडियम एटम आयंस जो होते हैं उस पर +1 रखता है। तो आपको ना अब इजी हो जाएगा समझना कि यहां जो सोडियम एटम बना ये वाला, इसके ऊपर +1 लिखेंगे, +1 लिखेंगे। देखो बहुत से क्या करते हैं, +1 ऐसे लिखते हैं, 1 भी लिख दिया। बहुत से लोग नहीं लिखते, ऐसे ही प्लस लगा देते। एक बार प्लस लगा है इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। तो इसके ऊपर क्या बताओ, आप इसको ना मैं दोनों उसमें लिख दे रहा हूं ताकि आपको ना समझ में अच्छे से आता रहे, है ना। और लगा करके ना Na, देखो समझो आप, अरे यार Na एक बार प्लस होगा या फिर इसके ऊपर N1+ ऐसे लगा के भी लिखते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या बना बताओ, हम इसको बोलेंगे सोडियम एटम्स। हम इसे क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी बताओ, हम इसे बोलेंगे सोडियम आयंस बोलेंगे ना, सोडियम आयन बोलेंगे, आप ध्यान रखना। और उसको हम लोग Na+ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या फॉर्म हुआ, ये आयंस फॉर्म हुआ। तो आयंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आयंस का फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है, प्लस क्यों आया, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पर क्या है, पॉजिटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन वाले को हम लोग कहते हैं कैटायन, ठीक है ना। अभी यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको और आएगा अच्छे से समझ में। एक मेरे पास और एग्जांपल लेता हूं, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम बच्चों 12 नंबर पे है, ठीक है। अब आप समझना ध्यान से, देखो 12 नंबर पे खुद है, ठीक है ना, 12 नंबर पे ये खुद है। आप समझना, इसका अगर मैं करूं कॉन्फ़िगरेशन तो KLM, 2 इसमें आएगा, 8 इसमें और 2 इसमें आ जाएगा, आ गया। इसके आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर से बनाते हैं, ये हो गया उसका न्यूक्लियस, है ना, प्लस होगा बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इधर आ गया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इधर आ गया। अब इसके बाद जो इसका जो अगला सेल होगा उसमें कितने होंगे, उसमें होंगे 8 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू ऊपर देखो कॉन्फ़िगरेशन। हो गया, कितने हो गए बताओ, 2 2 4 5 हो गया, 6 7 और 8 हो गया। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने बचे बताओ, हाँ उसमें बचे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे बताओ, उसमें बचे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल कहता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब ये जो मैग्नीशियम भाई साहब है, ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं अपने आउटर मोस्ट सेल में। कैसे होगा पूरा, अब सुनो ध्यान से, देखो ये क्या करता है भाई साहब, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो इसको 8 करने के लिए 2 लूज करने पड़ेंगे। इसके आउटर मोस्ट सेल में, ये कौन सा बताओ, हम लोग इससे बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है ना, तो आप जाकर उससे पहले देख लो, वहां पर मैंने आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, वैलेंसी क्या होता है, सब कुछ समझाया था, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कहां से, आउटर मोस्ट सेल से। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज टू कंप्लीट ऑक्टेट। ये सब ऑक्टेट वगैरह क्या होता है मैंने वहां समझाया, ठीक है, आप जाके देख सकते हो पिछले लेक्चर में। ये है लेक्चर नंबर 4 और वो था लेक्चर नंबर 3, आप वहां जाके देखिए, जरूर देखिए। अब बढ़ो आगे, अब क्या हुआ देखो, इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन है। यहां पर क्या देखो, ये था न्यूट्रल, ये था न्यूट्रल,
इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बताओ, हाँ, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बताओ, हाँ, वो है 12। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो कितने बताओ, वो है 12। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो प्रोटॉन कितने बचे, 12 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन 2 कम हो जाएंगे, बचेंगे 10। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास यहां मिल गए, इसमें है ना भाई, देखो 2 इसमें इलेक्ट्रॉन है। फिर हमने क्या करा, इसका एक और सेल बना दिया, इसमें हम लोगों ने कितने लिए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 और 8। अब एक बात और हम बात करते हैं, देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन चले गए, कुछ बचा ही नहीं। तो अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे बताओ, 10 बचे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बचे बताओ, हाँ, प्रोटॉन्स तो भैया हमारे पास कितने बचे, 12 बचे। अब ये 10 माइनस का 12 प्लस का कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे आपको ये बताना है। तो यहां पर 2 बचेंगे अगर आप जोड़ोगे तो। इसीलिए कहते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है +2 में रहता है, एग्जिस्ट करता है, और हम इसे बोलते हैं मैग्नीशियम आयन, ठीक है ना। ऐसे आयंस फॉर्म होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव की, ठीक है ना, नेगेटिव की। नेगेटिव आयंस कौन होते हैं, देखो ध्यान से। अब सपोज करो मेरे पास 3rd एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, 2 हो गए एग्जांपल। अब मेरे पास है ऑक्सीजन एटम, कौन है बताओ, ऑक्सीजन एटम। ध्यान रखना, ध्यान से सुनो पहले क्या होता है। ऑक्सीजन अगर हम लोग देखेंगे तो क्या नंबर पे बताओ, 6 नंबर पे, सॉरी 8 नंबर पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का अगर हम लोग करें कॉन्फ़िगरेशन तो KLM 2 और 6, M तो इसमें आएगा ही नहीं, है ना, M तो इसमें आएगा ही नहीं। अब बताओ आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 8 पूरे करने हैं। तो 8 पूरे कैसे करेगा भैया, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कैसे करेगा, वही बात यहां पर हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये मेरे पास था एटम, यहां पर था प्लस, इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसके इससे बाहर वाले सेल में कुल कितने हैं बताओ, हाँ, इसमें है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन से इसको पूरे 8 करने हैं। तो 8 करने के लिए सुनो ध्यान से, अब देखो ध्यान, फटाफट आपको समझा रहा हूं, समझते रहो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों अभी इसमें इक्वल हैं, जो कि है कितने, 8। कितने बताओ, 8 है। इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिखते हैं इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन, गेन मतलब, या फिर आप कह लो एडिड, और एडिड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया भाई अपने 2 इलेक्ट्रॉन। आपने इसमें जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसके सबसे पहले यहां पर तो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। इससे ऊपर वाले जो आउटर मोस्ट सेल था उसमें पहले थे कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 थे भाई, 1 2 3 4 5 6 थे ना। अब इसमें कितना हो गया बताओ, 1 मिनट, देखो ये मेरे पास क्या है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा कहीं से आ गया, किसी ने दे दिया होगा यार, अब कौन देगा बताऊंगा, ठीक है। देखो इसमें जो पीले वाले वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें जो लाल वाले हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हुआ कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हो गए कितने, 8, सॉरी 8 तो थे ही पहले से, 10 हो गए, जो कि माइनस में होगा, किसमें होगा बताओ, माइनस चार्ज होगा उसके ऊपर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये थे कितने बताओ, 8। अब बताओ माइनस का 10 प्लस का 8 अगर चार्ज होगा तो कुल कितना नेट चार्ज आया बताओ, -2। इसीलिए बोलते हैं ऑक्सीजन जो होता है -2 फॉर्म करता है, ये नेगेटिव आयन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे आयन का फॉर्मेशन होता है। मैं जो ऑक्सीजन एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो गया, मतलब इसके पास नेगेटिव बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, तो इसने ऐसे क्या कर दिया, नेगेटिव आयंस फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। एक मैं एग्जांपल आपको अभी लेके और दिखा रहा हूं, फिर बाकी मैं यहां लिखूंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। देखो 4th एग्जांपल में मेरे पास है क्लोरीन का, है ना, क्लोरीन एटम है। अब क्लोरीन कितने नंबर पे बताओ, 17 नंबर पे है। अगर मैं इसका करूं कॉन्फ़िगरेशन, सुनो ध्यान से, कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करूं तो 2 8 और कितना होगा बताओ, 7। देखो K L और M, इसमें कुल कितने बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर मान लो यहां पर कोई Cl 17 और ये, है ना,
एटम है तो ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन इज एडिड। अगर हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो जो Cl जो था, है ना, वो क्या हो जाएगा बताओ, वो Cl माइनस हो जाएगा। Cl माइनस क्यों होगा, क्योंकि आप उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन था, जब ये था न्यूट्रल। ये क्या बताओ, ये है न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल एटम, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया आयंस। नेगेटिव क्यों, 17 थे शुरू में, इसमें 18 कौन हो गया, हाँ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 17 कौन थे बताओ, प्रोटॉन्स। ठीक है, एक ऐड करने के बाद में बढ़ गया। यहां पर 17 कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स, 17 ही कौन थे इसमें बताओ, हाँ प्रोटॉन्स। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये बन गया आयंस। ठीक है ना भाई। अब एक चीज और सुनो फटाफट से, अब मेरे पास जो आयंस होते हैं, आयंस ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैटायन और एक होते हैं एनायन। 2 होते टाइप के। कैटायन कौन था, सुनो ध्यान से, द आयंस विच हैव पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला मैंने, बताओ उसमें से, हाँ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन। हम उसे बोलेंगे बच्चों कैटायन। ठीक है ना। अब सुनो एग्जाम्पल देखो, उसमें कौन कौन सा आ गया, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, लिथियम, ये सब प्लस एक वाला है। ठीक है ना, हो गया। NH4, ये आपको याद भी रखना है कि सोडियम पे क्या होता है बताओ, 1 प्लस होता है, के यानी कि कैलियम यानी कि पोटेशियम पे 1 प्लस होता है, लिथियम पर कितना होता है, 1 प्लस होता है। ठीक है ना। ये अमोनियम है, क्या ये बताओ, अमोनियम आयन है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ये क्या है बताओ, अमोनियम आयन, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अमोनियम आयन। ठीक है ना, नाम आपको पता होना चाहिए। आगे यहां पर मैं लिख रहा हूं कैल्शियम 2 प्लस, है ना भाई। अभी आपने देखा मैग्नीशियम 2 प्लस। ठीक है ना, बेरिलियम पर भी 2 प्लस होता है ना। और फिर आपको यहां पर मैं बता दूं एल्युमिनियम 3 प्लस होता है। ठीक है ना। हाँ, ये जो है ना मेरे पास यहाँ पर क्या है, कुछ आयंस हैं। सिल्वर पे ध्यान रखना, 1 प्लस हो ना, ये सिल्वर। प्लेड 2 प्लस होता है। ठीक है ना, ये सारे कौन है, एक्सेट्रा, ये सारे प्लस आयन। ठीक है ना, ये आपको याद भी रखने हैं। ठीक है भाई, ये आपको नहीं भूलने। ऐसे हमारे पास कौन होते हैं, माइनस। देखो फ्लोरीन -1 होता है, क्लोरीन -1 होता है, ब्रोमीन -1 होता है। ठीक है ना, आयोडीन मतलब आयोडाइड बन गया है ना, तो ये हमारे क्या हो गया, हाँ SO4 2-। ठीक है ना, MnO4 है ना, तो ठीक है, इस होता है 1-। ठीक है भाई, सुनो ऑक्सीजन ऑक्साइड 2-। ठीक है, एक्सेट्रा। ये हमारे 2 टाइप के आयंस होते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको लिखना सिखाऊंगा केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए कौन कौन सा कंडीशन आपको समझना है और आपको पता होना चाहिए, उन सभी बातों का डिटेल स्टडी मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। इस क्लास में मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, आयंस क्या होते हैं और आयन कैसे बनते हैं, आयन कैसे फॉर्म होते हैं। पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस चैनल पर इस वीडियो सीरीज को पूरा कंप्लीट देखें। जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता वो बच्चे पूरा देखें। अपने दोस्तों को जिनका भला करना चाहते हैं उनको शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, जहां आपको मैं केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखाऊंगा। तब तक अपने इस भाई को आशीर्वाद दें। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें प्लीज। थैंक यू।